Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss a new topic which is molecular formula and empirical formula. Before starting this topic, you have to watch my video on percentage composition and vapor density, क्योंकि percentage composition और vapor density के बिना इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखने के पहले वो दो लेक्चर जरूर देखकर आइए। So let us start now our topic empirical formula and molecular formula. So first of all, molecular formula. What is the definition of molecular formula? You know very well a formula which denote the number of atoms of different element present in a molecule. This is real number of atoms present in a molecule. That type of formula is known as molecular formula. फॉर एग्जाम्पल हम मूव करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे C2H6, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में हम देखते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। इन second example, I have taken second example of glucose, and in this glucose molecule there will be 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom is present. This shows the molecular formula. Now moving to the empirical formula. Empirical formula is the formula which gives the simple whole number ratio of atoms of different element present in a compound. This is not the actual number of element. इस बात को थोड़ा हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है C2H6, इसमें जो नंबर ऑफ एटम है कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। यदि हम इन दोनों को सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, इनको इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 और 6 का कॉमन फैक्टर देखूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो यदि हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो वी विल गेट डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। मतलब इसका एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होगा वो होगा, मैं यहां पे लिखूंगी एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा उसमें 1 कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। यहाँ पे मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमने एक वैल्यू निकाली n, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको हम n से डिनोट करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर विल बी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम। अगर हम तीनों के नंबर्स को इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें जो कि 6 है, तो हम यदि इसको 6 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, we will get 1:2:1। मतलब इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो में हाइड्रोजन का 1 एटम है, सॉरी कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 and number of oxygen 1. Here is the value of n. N is the common factor of these 3 numbers, these 3 number of atoms of elements. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो आया है वो है 6। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, और वो थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन हाइड्रोजन परऑक्साइड देयर विल बी 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अगर इन दोनों को मैं इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 2 है उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1:1। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:1। मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा HO। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ n की वैल्यू है दिस इज 2। दैट इज हाउ you have calculate the empirical formula and by using molecular formula. Now
मूविंग टू द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, अगर उसको मैं n टाइम्स एटम्स कर दूं, n की वैल्यू हमने निकाली है 2 इस केस में, तो यहाँ पे अगर n टाइम्स एटम कर दूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अब इसके बीच में रिलेशन को लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स। मतलब जब एम्पेरिकल फॉर्मूला के जो एटम्स हैं उनको हम n टाइम्स कर दें, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने भी एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट को के, उनको यदि हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। एंड n विल बी अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर which comes out from the molecular formula. Now हम इसमें अब रिलेशन बनाना चाहते हैं मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में, ताकि हम कभी हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन हो तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकें। तो मान लीजिए कि तो और यदि गिवन हो तो हम वहां पे गिवन वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास will be equals to empirical formula mass into n, and n will be equals to molecular mass upon empirical formula mass. That is how you can calculate the value of n. Now moving to the क्वेश्चन डायरेक्टली। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन हम इसके स्टेप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को समझ नहीं सकते हैं। वहां पे स्टेप्स आपको समझ में आएगी तो आप खुद ही स्टेप्स को लिख सकते हैं। वैसे स्टेप्स कोई लिखने के लिए नहीं देता है, आपको हमेशा ही एक क्वेश्चन ही दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन। Question number 1. First of all, read the question properly. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96. What are its empirical and molecular formula? आपको इसका empirical और molecular formula को कैलकुलेट करना है। देखो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो हम कंपाउंड का मास मानेंगे 100 ग्राम। यदि कंपाउंड 100 ग्राम है तो उस कंपाउंड में 4.07 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट है कार्बन और थर्ड एलिमेंट है क्लोरीन। नाउ यहाँ पे से मास ऑफ एलिमेंट, अब हम मास ऑफ एलिमेंट टोटल कंपाउंड का मास हमने 100 ग्राम माना है, सपोज किया है क्योंकि यहाँ परसेंटेज में गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 4.07 ग्राम कार्बन, 24.27 ग्राम, 24.27 ग्राम, एंड क्लोरीन 71.65 ग्राम। नाउ एटॉमिक मास, सबके एटॉमिक मास आपको मालूम है, पर हमको रिक्वायरमेंट क्या है? मोलर मास की, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एटम्स का रेशो। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशो निकाल लेंगे तो भी एटम्स का रेशो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए हमें चाहिएगा मोलर मास। और यहाँ पे हम मोलर मास की वैल्यू पता है, हाइड्रोजन की 1 है, ऐसे तो 1.008 ग्राम पर मोल होती है, पर हम हमारी सुविधा के लिए 1 लेते हैं। कार्बन 12 ग्राम पर मोल एंड क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल। नाउ
नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, और मास गिवन अपॉन मोलर मास करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 divided by 12 and 71.65 divided by 35.5। देखो, जब भी ऑफलाइन क्लासेस होती है मैं कैलकुलेशन मैन्युअली करती हूँ, आपको भी मैन्युअली करना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं तो वीडियो लेक्चर की लेंथ बड़ी ना हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दूंगी वैल्यूज को। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी वैल्यू 2.02, दिस इज 4.07, और आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.01। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो आपको क्या करना है, मोल रेशो और एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप मोल रेशो निकालने के लिए जो स्टेप फॉलो करोगे वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, जिस एटम के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उस वैल्यू से हम तीनों के मोल्स को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01, 2.02 divided by 2.01 and 2.01 divided by 2.01. This will be equals to, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.01 and we will get 1.0। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नियरली 2 के इक्वल है, ये नियरली 1 के इक्वल है, तो हम इसको 1 ले लेंगे और ये है 1। तो दैट इज हाउ वी गेट 2:1:1। आपको अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिला है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का, वो मिला है 2:1:1। इसका मतलब आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला will be equals to H2CCl. Now you can calculate empirical formula mass. Empirical formula mass will be equals to 2 into 1 plus 12 into 1 plus 35.5 into 1, and this will come out to be 49.5. Now 98.96। आप यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। n विल बी इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। And this will be equals to 98.96 divided by 49.5, और ये जो आपको वैल्यू मिलेगी नियरली 2 मिलेगी, मतलब you have got the value of n equals to 2. Now you can write the molecular formula of that particular compound, and this will be molecular formula will be equals to empirical formula by n। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया है H2CCl, और बाय n की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है 2। नाउ यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H4C2Cl2। यहाँ पे आप इसको यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज हाउ
You can find the molecular formula of any compound if the percentage composition of all the elements present in the compound is given, then you can find the empirical formula. And अगर आपको molecular mass भी given है तो molecular formula भी निकाल सकते हैं. Now moving to the next question. Next question is question number 2. क्वेश्चन को हम ढंग से रीड करेंगे. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन 57.8% कार्बन, हाइड्रोजन 3.6% and the rest is oxygen, and the vapor density of the compound was found to be 83. Find out the molecular formula of the compound. आपको molecular formula निकालना है किसी कंपाउंड का. आपको गिवन है molecular मास गिवन नहीं है, आपको वेपर डेंसिटी गिवन है और साथ ही साथ परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है. फर्स्ट है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है आपको 3.6 और कार्बन का 57.8 और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है आपको. परसेंटेज कंपोजिशन जब भी गिवन हो तब आप क्या करेंगे, पूरे कंपाउंड के मास को 100 ग्राम मान लेंगे. और जब 100 ग्राम हम मान लेते हैं तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 3.6 माइनस 57.8. कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देती हूँ. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 100 माइनस 57.8 माइनस 3.6 you will get 38.6. नाउ आपको ग्राम एटॉमिक मास सारे एलिमेंट्स के पता है. हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16. अब क्या करेंगे, आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे. तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 3.6 डिवाइडेड बाय 1, 57.8 डिवाइडेड बाय 12 एंड 38.6 डिवाइडेड बाय 16. दिस विल कम आउट टू बी 3.6. यहां पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4.8 and this will come out to be 2.41. मैंने आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था कि जिनके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है उस नंबर से हम सभी मोल्स को डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41, 4.81 डिवाइडेड बाय 2.41 and 2.41 divided by 2.41. This will come out to be 1. बट यहाँ पर आपको देखने पर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ जो सिंपल होल नंबर रेशो है वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है. पहले जो पॉइंट्स के नंबर थे उसमें ऐसे नंबर्स आए थे कि हम वहां पर उसको राउंड ऑफ कर सकते थे, पर यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं. ये 1.5 है, 1.5 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई यहाँ पर हम रेशो और प्रोपोर्शन के रूल को लगा करके यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में हम चेंज कर देंगे इन रेशियोज को. तो यहाँ पे हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो आया है वो रेशो है, दिस रेशो विल बी 1.5 रेशो 2:1. यदि मैं इस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये सिंपल होल नंबर रेशो में मिल जाएगा. तो आई कैन राइट दिस एज 3:4:2. नाउ इट बिकम्स इनटू द सिंपल होल नंबर रेशियोज. तो यहाँ पर अब हम सिंपल होल नंबर रेशो को लिख देते हैं 3:4:2. और इस तरह से हमें यहाँ पे मिल गया सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल.
और जब हमें सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया तो हम यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं या एम्पिरिकल फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू, हाइड्रोजन कितने हैं 3, कार्बन 4 और ऑक्सीजन 2। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन ही है, दिस शोज द सिंपल होल नंबर रेशियोज ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें जो सिंपल होल नंबर रेशियो मिला है उससे हमने यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लिया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 into 3 प्लस 4 into 12 प्लस 2 into 16, and this will come out to be 83। अब हम यहां से देखते हैं, क्वेश्चन में हमें मोलर मास गिवन नहीं है कंपाउंड का। जब तक मोलर मास गिवन नहीं है हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास की जरूरत है, परंतु हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है। वेपर डेंसिटी गिवन है, दिस इज 83। वेपर डेंसिटी पर मेरा लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। और क्योंकि वेपर डेंसिटी गैसेस कंपाउंड की होती है, दिस शोज दैट योर कंपाउंड विच इज गिवन टू यू इज प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट। तो यहाँ पर आपका जो ये वेपर डेंसिटी है, हम इससे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल्स टू 2 into 83। तो अभी इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 83 से 83 कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल्स टू molecular mass divided by empirical formula mass, and this will be equals to 2 into 83 divided by 83, and this will be equals to 2। मतलब you will get the value of n is 2। now अब हम इस n की वैल्यू को प्लेस कर देंगे कहाँ पर, जब हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो अभी मैं फॉर्मूले को लिखती हूँ। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूले में जितने भी एटम्स हैं उनको हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपका है हम वो उतार लेते हैं। हमें मिला हुआ था H3C4O2 बाय n की वैल्यू है 2, एंड H आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया है C8H6O4। This is the molecular formula of compound. That is how you can calculate the value of molecular mass, as well as you can find out the molecular formula of given unknown compound by using the percentage composition and empirical formula। तो यहाँ से हमने इस तरह से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में
एक अलग टॉपिक पे लेके आऊंगी जो कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।